कंप्लीट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और कोचिंग क्लासेस सभी बंद हैं, इसी के अवसर पर देखते हुए कंप्लीट सक्सेस पॉइंट ने आप लोगों के लिए घर बैठे अच्छे से तैयारी का मौका दिया है। और इसी में आपका जो टॉपिक आज का संविधान में रहेगा वो है आपका स्थानीय स्वशासन पर। स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज प्रणाली, आप लोगों को जानकारी होगी। पंचायती राज यूपी में, उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, उसी को लेकर के आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसी टॉपिक को आपको कराते हैं। पंचायती राज प्रणाली भारत में प्राचीन काल से ही जारी है। देखा जाए तो खास तौर पर चोल राज में पंचायती राज को देखने का अवसर पूर्ण रूप से मिला है। यहां पर स्थानीय स्वशासन को कंप्लीट रूप से प्राचीन समय में उतारा गया था अपने राज्य में चोल राजाओं के द्वारा, लेकिन औपचारिक रूप से भारत में पहली बार लॉर्ड रिपन के काल में स्थानीय स्वशासन को चलाया गया। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और इन्होंने ही औपचारिक रूप से पहली बार भारत में लागू किया। और संविधान के बनने पर, जैसे ही भारतीय संविधान निर्मित हुआ है, उसमें आपके नीति डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख मिलता है। ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 में उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ जो है, और ये खास बात है, ये गांधीवादी नीति पर आधारित है। गांधीवादी नीति पर अनुच्छेद 40 को संविधान सभा ने गांधीवादी नीति को लेकर के ही इसको यहाँ पर स्थापित किया था। और आगे चलकर भारत सरकार ने, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसको पूर्ण रूप से लोगों के बीच विकेंद्रित करने का अवसर दिया, विकेंद्रीकृत करने का, ताकि स्थानीय स्तर पर या ग्राम स्तर पर शासन से लोग जुड़ सके। विकेंद्रीकृत या विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता का निचले स्तर तक पहुंचना। भारत सरकार के द्वारा 1952 में एक प्रोग्राम चलाया गया, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। इसका चलाने का सरकार का मोटिव ये था कि ताकि ये देखा जाए कि जो हमने ग्राम पंचायत के बारे में दिया है ये कहाँ तक निचले स्तर तक पहुँचता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर एक कमेटी गठित की गई, जिसको बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी।
1956 में गठित की गई और 57 में इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट दी। इन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट में कि जो आपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया है वो सही तरीके से निचले स्तर तक या ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि आप त्रिस्तरीय पंचायती राज का त्रिस्तरीय पंचायत का गठन कीजिए। और ये गठन कैसे होगा? जिला, ब्लॉक और ग्राम, इन 3 क्षेत्रों में इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज को गठित करने की अपना सुझाव रिपोर्ट में सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज 1956-52 में ये गठित करने के पश्चात 1977 में एक गठित की गई। इससे पहले ही इनकी नीतियों को भारत सरकार ने मान लिया। भारत सरकार ने जो नीति मानी तो 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायत का गठन किया और ये गठित की गई थी नागौर, राजस्थान। भारत में सर्वप्रथम जो औपचारिक रूप से गठित की गई है स्वतंत्रता के बाद नागौर में, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के अवसर पर सर्वप्रथम पंचायत का गठन किया गया। आगे चलकर सरकार के द्वारा अन्य कमेटी गठित की गई जिसे है अशोक मेहता कमेटी 1977। इनका जो टारगेट था, इन्होंने कहा है कि त्रिस्तरीय न करके आप द्विस्तरीय करिए। जो ग्राम पंचायत का गठन है वो 3 स्तरों पर नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर 2 स्तर होना चाहिए। 2 स्तर है ये आपके मंडल और ब्लॉक या क्षेत्र, ये 2 कहा इन्होंने। जो है ग्राम है आपका उसको हटा दिया। तो इसका सुझाव जो है सरकार के द्वारा अच्छा नहीं लगा सरकार को, तो ये जो सरकार ने इसकी बात नहीं मानी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए सरकार ने जो इसको संवैधानिक दर्जा देने के प्रयास किया, पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने में एक कमेटी गठित की थी, LM सिंधवी समिति। LM सिंधवी समिति 1986 में गठित की गई थी। इन्होंने कहा कि आप त्रिस्तरीय पंचायती राज हो लेकिन इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पहली बार संवैधानिक दर्जा जो है LM सिंधवी के द्वारा समिति ने कहा संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके बाद एक कमेटी और गठित होती है, PK थुंगन कमेटी। PK थुंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1988 में सरकार को दी। इस रिपोर्ट में ये कहा कि संवैधानिक दर्जा अवश्य ही होना चाहिए। इन्होंने भी संवैधानिक दर्जे की बात कही। संवैधानिक दर्जा अवश्य या आवश्यक हो। यदि संविधान में इसका वर्णन होगा
स्थानीय स्वशासन का, तो सभी राज्य इसको पूर्ण रूप से लागू करने में सक्षम होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा 64वां संविधान संशोधन लाया गया। उन्नीस में पी के थुंगन कमेटी की सिफारिशों पर 1989 में 64वां संविधान संशोधन लाया गया। संशोधन विधेयक लाया गया, लेकिन सरकार राज्यसभा में विधेयक पास नहीं हो सका। राज्यसभा में जो विधेयक था ये पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक दर्जा देने के लिए राज्यसभा में जो है ये पास नहीं होगा। और इसी के दौरान लोकसभा में सरकार आपकी किसकी थी इस समय? राजीव गांधी। राजीव गांधी सरकार जो है गिर गई या भंग हो गई। 1990 में आगे बढ़ते हुए सरकार के द्वारा पुनः प्रयास किया गया और 72वां संविधान संशोधन 72वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, लेकिन सरकार का पूर्ण बहुमत ना होने के कारण यह विधेयक भी जो है फेल हो गया। 1990 में जो 72वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था यह भी पास या संसद में पारित नहीं हो पाया। आगे पुनः प्रयास किया गया और जो प्रयास किया गया अगला वो सफल रहा। 1991 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक और 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। यह विधेयक 1992 में संसद में पास हो गया। 1992 में जो कानून लाया गया पंचायती राज से संबंधित जो विधेयक आया 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन ये पास कर दिया और पंचायती राज को संविधान में अपना स्थान मिल गया। संविधान में इसके लिए जो है आर्टिकल या अनुच्छेद 243 को दिया गया। अनुच्छेद 243 में इनको जगह मिली और इनका वर्णन अनुच्छेद 243 से अलग अलग मिलता है, यानी जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का और नगर पंचायत। नगर पंचायत यहाँ आपका 73वां संविधान संशोधन है और यहाँ आपका 74वां संविधान संशोधन विधेयक थे। जैसे जैसे ये विधेयक पारित हुए और 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस माना जाता है। स्थानीय स्वशासन में इसके अलावा आपको देखा जाता है कि स्थानीय पंचायती राज 24 व ग्राम पंचायत
हाँ, 1973वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के साथ ही संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 29, यानी ग्राम पंचायत जो है 29 विषयों पर अपना कार्य कर सकती है। यानी ग्राम पंचायत को 29 विषय जो इन्हें मिले हुए वे अधिकार है जो लागू कर सकती है स्थानीय स्तर पर। 12वीं अनुसूची में 18 विषय नगर पंचायत जो नगर है या चेयरमैन बनते हैं टाउन में आपके, ये जो है इनको 18 विषय दिए गए हैं जिन पर ये कार्य करते हैं अपना। अब जो संवैधानिक दर्जा 73वां 74वां संविधान संशोधन दिया गया, इन्हीं में ग्राम पंचायत को लेकर सारे अधिकार दिए गए। यही इनके जो है विधेयक है, जैसे वित्त विधेयक यानी वित्त की व्यवस्था करते हैं, वित्त की व्यवस्था प्लस निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग आपका, ये सब इन्हीं संशोधन के माध्यम से होता है। केवल और केवल राज्य निर्वाचन आयोग आपके जो चुनाव कराता है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित कराता है, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं कराता। पंचायती राज यानी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव आपका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। उसके अलावा जो चुनाव होते हैं वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है, चाहे वे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सभी के चुनाव जो है भारत निर्वाचन आयोग, और ग्राम पंचायत के चुनाव जो है आपके राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। यहाँ राज्य जो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, ये जो है राज्य में वित्त की व्यवस्था करता है आपके, और इसको जो सुझाव देते हैं वे भारत वित्त आयोग, जो वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में, वो भी दे सकता है। लेकिन पंचायती राज के लिए राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराने में सक्षम है। ये इसकी बॉडी है, इसमें स्वतंत्र। एक क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? और आपकी ये स्थानीय स्वशासन का टॉपिक जो है आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।